Morning, everyone. Good morning, and welcome to this session. So let's start from where we left. So in the last class, if you remember, we were talking about how to add more than two vectors by using component method of addition. मैंने आपको उसकी पूरी हिस्ट्री बताई थी कि क्यों हम कंपोनेंट मेथड ऑफ एडिशन प्रेफर करते हैं और क्यों हम इसे यूज करते हैं। जब भी हमारे पास दो से ज्यादा वेक्टर्स हो और हमें वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन सबको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करने की बात आए तो हम जनरली प्रेफर करते हैं कंपोनेंट मेथड ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स। लैंग्वेज मतलब इसको थोड़ा सा अच्छे से नोट करो, मैंने जो वर्ड्स बोले हैं, सेंटेंसेस जो मैंने बोला है। अगर हमें दो से ज्यादा वेक्टर्स जोड़ने की जरूरत पड़े, तीन चार पांच कितने भी वेक्टर्स हो, दो से ज्यादा, ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम इन आवर फिजिक्स सिलेबस हम प्रेफर करेंगे कौन सा मेथड? कंपोनेंट मेथड। अब डिपेंडिंग अपॉन क्वेश्चन टू क्वेश्चन, जैसे कि अभी आपको पता है कि आपको कुछ वर्कशीट्स दिए गए हैं, कुछ मॉड्यूल्स के पार्ट दिए गए हैं और आपको एक बुक भी रेफर किया गया है। तो आप वर्कशीट्स को, मैंने आपको तरीका भी बताया कि किस वर्कशीट को आपको पहले करना है। जो वर्कशीट मैं पहले करने के लिए बोल रहा हूँ उसे पहले करें, किसी भी ऑर्डर में सॉल्व ना करें। इट इज अ गाइडेड सेशन, आपको जो बोला जाए उसी तरीके से आप करें, ठीक है ना। देन ओनली यू विल सी कि आप इजीली सब कुछ करते चल रहे हो। उल्टा पुल्टा पकड़ोगे तो फंसते रहोगे, वो नहीं करने का है, टाइम बर्बाद नहीं होना चाहिए। तो मैंने आपको सबसे पहले वेक्टर्स एंड कोऑर्डिनेट सिस्टम नाम की एक शीट है जो कि आपके ऐप में अवेलेबल है। ऐप का एक्सेस सिर्फ उन्हीं बच्चों को मिला है अभी तक जिनकी एडमिशंस हो चुकी हैं। जिनकी एडमिशंस नहीं हुई है उनको ऐप का एक्सेस नहीं है, वो सिर्फ लेक्चर्स कर पाएंगे, ठीक है। और वो भी एक गिवन अमाउंट ऑफ डेज तक, उसके बाद उनको सिंपली ग्रुप से एलिमिनेट कर लिया जाएगा unless and until they confirm their admission. That is the process, so do not take any heart to it कि सर ने हमें निकाल दिया, ऐसा कैसे। तो आपको बता दिया जा रहा है कि आपको 7 डेज का फ्री लेक्चर्स है, 7 डेज के बाद आपको लेक्चर्स के बाहर कर दिया जाएगा। मीन्स वो प्रोसेस ही है। अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो आप कंफर्म करें एडमिशन एंड देन प्रोसीड है, राइट, दैट इज द वे। ओके, अब देखिए, तो मैं जो आपको बोल रहा था कि एडिशन ऑफ वेक्टर्स बाय कंपोनेंट मेथड कब ये करेंगे? व्हेन वी शुड गो फॉर एडिशन ऑफ वेक्टर्स बाय कंपोनेंट मेथड। देखिए, जब भी हमारे पास दो वेक्टर से ज्यादा वेक्टर्स हो, जनरली 95% ऑफ केसेस या उससे ज्यादा में हम कंपोनेंट मेथड ही यूज करेंगे फॉर एडिशन ऑफ वेक्टर्स। सिंपल। कंपोनेंट मेथड का तरीका मैंने आपको बता दिया था लास्ट क्लास में, हमने उसके ऊपर डिटेल में डिस्कशन की थी एंड आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट, राइट। तो जिसको भी इसकी क्लैरिटी नहीं है वो लास्ट वाला लेक्चर जो हमारा हुआ है उसे देखें एंड यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड इट रियल वेल। आइए, सो आज जो हम करेंगे, क्या करते हैं हम आज, वी विल स्टार्ट विद मैंने जो लास्ट पॉइंट आपको बताया था, सपोज आई गिव यू टू वेक्टर्स, फील करें इसे। सपोज आई गिव यू टू वेक्टर्स, एक वेक्टर ऐसा है, ठीक है, एंड देयर इज अनदर वेक्टर। Suppose I give this vector like this, ठीक है, and let us say that ये 120 डिग्री है, इन दोनों के बीच का एंगल। Let us say this is A vector and let us say this is B vector and let us say this thing। इसका मतलब क्या हुआ आप बोलोगे? Let us say that A vector का मॉड्यूलस is equal to B vector का मॉड्यूलस is equal to some value C। इसका मतलब क्या हुआ? When I say this, what is the meaning of this? I want people to respond। जो लोग नए हो उनको ये समझ में आना चाहिए। इसका मतलब अगर आप 1 से लेके 6 लेक्चर देख के आए हो और हर बच्चे को ये स्पेसिफिकली बोला जाता है कि देख के आए क्लास में, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? सेम मैग्नीट्यूड, वेरी गुड। ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड और बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड सेम है एंड इज इक्वल टू सी। अब मुझे अगर मान लो मैं तुमसे पूछता हूँ कि इन दोनों का रिजल्टेंट बताना इन दोनों का रिजल्टेंट बताना है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट, एक तरीका क्या है, दो वेक्टर्स हैं, आप इन दोनों का रिजल्टेंट, सपोज मैं आपको इसको पूरी तरीके से समझाता हूँ, देखो समझ में आएगी आपको बात। सपोज मुझे इसका रिजल्टेंट निकालना है, तो रिजल्टेंट निकालने के लिए हमारे पास दो मेथड है। एक मेथड क्या है? एक मेथड है कि हम एनालिटिकल मेथड पे जाएं। एनालिटिकल मेथड आपको समझ में आ रहा है? जो बच्चे बिगिनिंग से लेक्चर कर रहे हैं उनको सब समझ में आ रहा होगा। मेरा मेन कंसर्न है वो बच्चे जो
रिसेंटली ज्वाइन किए हैं, अगर लेक्चर्स कंप्लीट करके नहीं आया हो तो फंस जाओगे दोस्त। एनालिटिकल मेथड। दूसरा मेथड क्या है? कंपोनेंट मेथड। बहुत आसान है, लेकिन लेक्चर सीरीज कंटिन्यूअसली और कंप्लीट होना चाहिए। कंपोनेंट मेथड एंड एनालिटिकल मेथड, राइट? दीस आर द टू मेथड्स इन व्हिच वी हैव टॉक्ड अबाउट। कंपोनेंट मेथड जस्ट हमने लास्ट लेक्चर में कवर किया, एनालिटिकल मेथड इससे पहले लेक्चर्स में कवर हुए। तो मैं चाहता हूं कि आप थोड़ी सी अक्कल लगाएं। तो रिजल्टेंट एनालिटिकल मेथड, तो मैं चाहता हूं यहाँ पे आप थोड़ा सा अक्कल लगाएं और कंपोनेंट मेथड के बारे में सोचें। तो थोड़ा सा देखो, कंपाउंड मेथड के लिए क्या करना पड़ेगा। एक तरीका ये है कि जैसे कि मैंने आपको बोला था लास्ट क्लास में, याद करो जो डिस्कशन कर रहे थे हम क्या करेंगे, हम दो या फिर हम एक एक्सेस लेंगे। किस तरीके से एक्सेस लेंगे सोचो, ध्यान से देखना। मैं एक एक्सेस ले रहा हूं इस तरीके से, एक्सेस को मैं इस कलर से दिखा रहा हूं, देखना ध्यान से। एक एक्सेस में ऐसे ले रहा हूं और दूसरा एक्सेस में ऐसा ले रहा हूं, ये आपको सीखना है। सर ये क्या, ऐसा एक्सेस कैसे लेंगे? ये एक्सेस 90 डिग्री पर ही है, देखो ध्यान से। इसको मैं मान रहा हूं एक्स एक्स एक्सेस, इसको मैं मान रहा हूं वाई वाई एक्सेस। ये अपना एक्स एक्स वाई वाई एक्सिस ही है, लेकिन मान लो मैंने इस एक्स एक्स वाई एक्सिस को घुमा दिया, कुछ एंगल से घुमा सकता हूं, दैट इज अलाउबल, ठीक है ना? तो मैंने ये एक्स एक्स एक्सिस लिया, वाई वाई एक्सिस लिया। अब फील करो, ये एक्स एक्स एक्सिस मैंने ऐसे लिया है कि ये वाली जो एंगल है, ये वाली एंगल है 60 डिग्री, और ये वाली जो एंगल है, ये एंगल है 60 डिग्री। क्या आपको कुछ विजुअलाइज हो रहा है? ध्यान से देखो, आपको ये विजुअलाइजेशन होना चाहिए कि इस ए वेक्टर के मुझे कंपोनेंट्स लेने हैं। तो इस ए वेक्टर के कंपोनेंट्स अगर मुझे लेने हैं, तो मैंने एक्सेस बना लिया है, अब मुझे इसके कंपोनेंट्स लेने हैं। याद करो बेसिक कंपोनेंट मेथड में क्या मुझे, याद करो बेसिक कंपोनेंट मेथड में क्या मुझे यहाँ से एक परपेंडिकुलर खींचना चाहिए वाई वाई एक्सेस के ऊपर, क्या मुझे एक परपेंडिकुलर खींचना चाहिए एक्स एक्स एक्सिस के ऊपर। याद करो पुराना प्रोसेस कंपोनेंट मेथड, ठीक है? दिस इज इंपॉर्टेंट। तो ये ए वेक्टर का ये वाला जो कंपोनेंट होगा, ध्यान से देखना। इसको थोड़ा मैं डार्कर पेन से बनाता हूँ। ये वाला वेक्टर होगा और दूसरा वेक्टर होगा इस तरफ वाला। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द प्रोसेस। ये ये सबको समझ नहीं आएगा दोस्तों, ये वही बच्चे को समझ में आएगा। मैं थोड़ा सा ये पॉइंट एक्सप्लेन करता हूँ। सो व्हाट वी आर डूइंग गाइस, मैंने कंपोनेंट मेथड से इस वेक्टर के दो कंपोनेंट्स बनाए हैं अलोंग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। सिमिलरली मैं इसके कंपोनेंट्स लूंगा, किसके? ये वाले वेक्टर के, ब्लू वाले वेक्टर के। तो ब्लू वाले वेक्टर के कंपोनेंट अगर मैं लूंगा, तो ये कंपोनेंट कुछ इस प्रकार आएंगे, देखो ध्यान से। ये ऐसे आएंगे और दूसरा कंपोनेंट जो होगा वो इस प्रकार कुछ आएगा। सॉरी, तो अभी होगा ये कि आप ये समझ चुके हो कि ये वाला कंपोनेंट और ये वाला कंपोनेंट इसको कट कर देंगे, क्योंकि उनकी मैग्नीट्यूड सेम होगी और डायरेक्शन ऑपोजिट है। तो सिर्फ ये वाला कंपोनेंट बच जाएगा। कौन से? ये दो, फील करें, ये दो कंपोनेंट बच जाएंगे। ये दो कंपोनेंट ऐड होके अलोंग एक्स एक्सिस की तरफ ही इनकी डायरेक्शन होगी। तो रिजल्टेंट जो वेक्टर होगा वो हो जाएगा, देखिए, 2 इंटू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है सी, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी है सी, 2 इंटू सी इंटू कॉस ऑफ कौन सा एंगल है, क्या 120 डिग्री का आधा, विच इज 60। तो ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था, तो इसका एक एग्जांपल मैंने आपको दिखाया, 2c cos 60 डिग्री, ठीक है? तो 2c cos 60 डिग्री इज 2 इंटू सी इंटू cos 60 डिग्री इज हाफ, इट इज सी। तो एक नया चीज आपने सीखा, दो तीन चीजें जो इंपॉर्टेंट होंगी वो क्या होंगी, देखिए ध्यान से।
अगर मेरे पास देखिए ध्यान से दो वेक्टर से इक्वल मैग्नीट्यूड के, ये बहुत काम आ जाता है, मैं यहाँ पे एक रिजल्ट पुट कर दूंगा, ध्यान से देखिए। लिखे सब लोग, टू वेक्टर्स ए एंड बी ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड व्हेन एडेड, ठीक है, सुने ध्यान से, व्हेन एडेड, Parth, please hold for a moment. I will answer your question. Two vectors A vector and B to equal magnitude when added, ठीक है, gives, देखो मैं यहाँ पे कुछ लिख रहा हूँ, सपोज दो वेक्टर जो हैं वो 90 डिग्री पे है, एक वेक्टर ऐसा है, दूसरा वेक्टर ऐसा है, ये दोनों 90 डिग्री पे हैं, तो इसका रिजल्टेंट क्या आएगा, सुनो ध्यान से, इसका रिजल्टेंट आएगा √2c एट एंगल बाइसेक्टर, मतलब जो रिजल्टेंट आएगा इसका एंगल बाइसेक्टर खींचो, एंगल बाइसेक्टर समझते हो ना, 90 डिग्री का एंगल बाइसेक्टर, ये है एंगल बाइसेक्टर, इस डायरेक्शन में ये वेक्टर होगा एंगल बाइसेक्टर को, एंगल बाइसेक्टर कितना है 45 डिग्री, ठीक है, और रिजल्टेंट कितना हो जाएगा √2 × c, याद रखो ये। दूसरा देखो, ये कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं जो काम आते हैं, याद होना चाहिए बच्चे को, मैं तो सजेस्ट करता हूँ कि ये याद होना चाहिए, बहुत जल्दी आपका रिजल्ट आएगा। सपोज दो वेक्टर्स लिए, इनके बीच में एंगल लिया 120 डिग्री, जो अभी जस्ट हमने किया था, ठीक है, 120 डिग्री अभी इनके बीच का एंगल, तो इनका जो रिजल्टेंट होगा, रिजल्टेंट कितना होगा, सुनो ध्यान से, रिजल्टेंट होगा, ये देखो, ये मान लो मैं बोलता हूँ दिस इज ए वेक्टर, दिस इज बी वेक्टर, दिस इज ए वेक्टर, दिस इज बी वेक्टर, और दोनों की मैग्नीट्यूड सेम है, ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू सी, लेट अस से दिस, तो ये इक्वल है, तो रिजल्टेंट कितना होगा, सुनो ध्यान से, रिजल्टेंट होगा सी एट एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर क्या होगा, फील करो, आप 120 डिग्री का एंगल बाइसेक्टर समझ सकते हो ना, इट बी समथिंग लाइक दिस, हाँ, और ये एंगल कितना होगा, एंगल बाइसेक्टर समझते हो आप, विल दिस एंगल बी 60 डिग्री, हाँ, तो आपकी रिजल्टेंट सी ही आएगी, सी मतलब मैग्नीट्यूड जो रिजल्टेंट की आएगी वो सी आएगी, एंड इट विल बी एट विच एंगल, एंगल बाइसेक्टर पे, 120 डिग्री का एंगल बाइसेक्टर है, कितना 60 डिग्री, 60 डिग्री पे ये होगा, क्या क्लैरिटी है ये, क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है। तो ये दो स्टैंडर्ड रिजल्ट है विच आई आस्क ऑलमोस्ट एवरी स्टूडेंट टू रिमेम्बर इट, ये अगर याद है तो आपका काम आसान हो जाएगा कि खटाखट आप अपने आंसर्स दे सकते हो। क्लैरिटी है ये, क्लैरिटी है ये, क्लैरिटी है ये, क्या मेरी बात समझ में आ रही है। सो एक है √2c एट एंगल बाइसेक्टर, दूसरा है c एट एंगल बाइसेक्टर, कब, जब दो वेक्टर से इक्वल मैग्नीट्यूड के अगर उनके बीच का एंगल 90 डिग्री है, बहुत काम आएगा ये, तो तो रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, रिजल्टेंट हो जाएगा √2c, बट c इज व्हाट, c इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, और अगर दो वेक्टर हैं जिनके बीच का एंगल 120 डिग्री है, तो उस केस में रिजल्टेंट कितनी आएगी, रिजल्टेंट आएगी c, c इज व्हाट, c इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वन ऑफ दीस टू वेक्टर जिनकी मैग्नीट्यूड सेम है, which is at an angle bisector, क्या मेरी बात समझ में आ रही है, which is at an angle bisector, क्या क्लैरिटी है ये, क्लैरिटी है ये, क्लैरिटी है ये, एवरीवन डिड यू अंडरस्टैंड दिस। अच्छा, यहाँ पे अभी एक बच्चे का सवाल आया था कि सर ये जो दो वेक्टर है, ए वेक्टर और बी वेक्टर, इनको अगर एनालिटिकल मेथड से जोड़े, तो एनालिटिकल मेथड अगर हम यूज करते हैं तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या आएगा,
एनालिटिकल मेथड अगर हम यूज करते हैं, मैं यहाँ पे लिखता हूँ एनालिटिकल मेथड से मेरा आंसर क्या आएगा, सब लोग देखें एनालिटिकल मेथड से मेरा आंसर क्या आएगा। शायद ये थोड़ा सा लाइट हो रहा है, आपको दिखने में शायद दिक्कत होगी। एनालिटिकल मेथड से क्या आंसर आएगा, एनालिटिकल मेथड से आंसर आएगा, बिकॉज दो वेक्टर है तो हम एनालिटिकल मेथड भी यूज कर सकते हैं आसानी से। क्या ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है सी स्क्वायर, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है सी, तो सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू सी इंटू कॉस ऑफ 120 डिग्री। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 2c स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर कॉस ऑफ 120। कॉस ऑफ 120 कितना होता है, कॉस 90 प्लस 30 इज माइनस हाफ, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो इट इज अंडर रूट ऑफ सी स्क्वायर। क्या ये सी ही आएगा, क्या ये सी और ये सी मैच कर रहा है। यही तरीका मैंने बताया था कि आप इस तरीके से भी सोच सकते हो किसी भी दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड 2c cos 60 डिग्री, ये मैंने करके दिखाया था किसी एक लेक्चर में, आप अगर देखोगे तो आपको समझ में आएगा। रिजल्ट सेम आता है बट इज अनदर वे ऑफ लुकिंग एट द सेम थिंग। क्या बात समझ में आ रही है, इससे आंसर फास्ट मिलता है, तो ये मेथड भी मैंने सजेस्ट किया था। तो एक बार आप रिकॉर्डिंग देखें पार्थ, शायद आप एब्सेंट थे इसलिए आप वो चीज नहीं देख पाए हो, तो रिकॉर्डिंग्स कवर कीजिए, अपने आप समझ में आएगा। क्लैरिटी यही है, डिड यू अंडरस्टैंड दिस। चलिए, I hope you have understood it. Now we will talk about something known as right hand coordinate system. देखिए, अब ये राइट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है, ये तो हम ऑलरेडी जानते हैं। हमने अभी तक जो बेसिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की है, आपको याद होगा, अगर आपने सही तरीके से स्टैंडर्ड 10th की मैथमेटिक्स की है तो आपको पता होगा कि राइट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है। देखिए, सुनिए, समझिए, राइट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम मतलब क्या होता है कि हमारे पास जो कोऑर्डिनेट सिस्टम हम देखते हैं जनरली, सुना, स्टैंडर्ड 10 तक आपने 2D कोऑर्डिनेट सिस्टम देखा है, बट जनरली जो कोऑर्डिनेट सिस्टम होती है वो 3D होती है। ठीक है, 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम हम जनरली देखते हैं या जनरली हम यूज करते हैं। तो फिजिक्स के प्रॉब्लम में आपके जो प्रॉब्लम्स, आपको फिजिक्स में आपको जो प्रॉब्लम्स मिलेंगी या फिर जो भी कोई भी डिस्कशन चल रहा होगा, वो इधर 2D में हो सकती है या 3D में हो सकती है, दोनों में ही होने के चांसेस है। तो हम जनरली राइट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम जो बात करते हैं वो हम 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम की ही बात करते हैं। सो राइट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है, राइट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम ये है कि हम यू you नो know, हम बेसिकली तीन म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सेस के बारे में बात करते हैं राइट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम। आई विल राइट डाउन द पॉइंट्स। वी टॉक अबाउट थ्री म्यूचुअली perpendicular axes in right hand coordinate system, in right hand coordinate system हम थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सेस के बारे में बात करते हैं राइट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम। फर्स्ट थिंग इज दिस, राइट, एक पॉइंट है जो मैंने आपको वेक्टर में समझाई थी, 1 to लेके 6 लेक्चर के अंदर ही है ये। क्या मैंने आपको ये पढ़ाया था कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, याद है आपको? जो लोग क्लास किए हो रेगुलरली वो जवाब दे। म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सेस वेक्टर्स मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 3, वेरी गुड, 3, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। मैक्सिमम म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स मैक्सिमम हो सकते हैं 3, 3 से ज्यादा म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स नहीं हो सकते। म्यूचुअली परपेंडिकुलर मतलब कितने भी वेक्टर्स ले लो, उनमें से कोई भी दो की पेयरिंग करो, उनके बीच का एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। तो ऐसे कितने मैक्सिमम वेक्टर्स हो सकते हैं जिनमें से कोई भी दो आप सिलेक्ट करोगे तो वो दो के बीच का एंगल 90 डिग्री आएगा? कितने हो सकते हैं ऐसे? तो उसका आंसर है 3। तो मैक्सिमम म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स विल बी 3। तो राइट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है उसमें भी हम ऐसे तीन एक्सेस की बात करते हैं जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो, ठीक है ना। और म्यूचुअली परपेंडिकुलर तीन एक्सेस कैसे हो सकते हैं? सिर्फ और सिर्फ जो हम कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ते हैं जैसे तीन ही होते हैं, एक्स वाई एंड जेड, ऐसा हम चौथा एक्सेस नहीं बना सकते हैं जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो जाए, ठीक है ना। तो दिस इज द अंडरस्टैंडिंग दैट वी आर हैविंग। तो राइट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम में होता क्या है, सुने ध्यान से, इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है? इसका रिप्रेजेंटेशन जनरली हम कैसे करते हैं, बिकॉज ये 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम है, तो इसको अगर हमें रिप्रेजेंट करना है 2D में तो जनरली हम इस तरीके से करते हैं, देखो ऐसा। ये हमारा सपोज एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है। आपने ये किया होगा अपने क्लास 10th के तक के नॉलेज में, एक्स वाई और ये जेड एक्सिस है, ठीक है। दिस इज व्हाट इज अ 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम।
आपके रूम का जो एज है, जहां पे आपके एजेस ऑफ योर रूम, किसी एक कॉर्नर को देखिए तो आपको वहां पे एक राइट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम नजर आएगा। ठीक है, सो दिस व्हाट इज द थिंग। तो एक्स वाई एंड जेड एक्सेस, राइट। तो राइट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम में होता क्या है कि हम एक्स एक्सेस की तरफ हमारे राइट हैंड का फिंगर्स ऐसे पॉइंट कराएं एक्स एक्सिस की तरफ, और उसे कर्ल कराएं टुवर्ड्स द वाई एक्सिस। तो जिधर जाएगा थंब वो है जेड एक्सिस की डायरेक्शन। मैं लिखता हूं, इसलिए इसे राइट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम बोलते हैं, बिकॉज यू यूज द palm ऑफ योर राइट हैंड। पुट द palm ऑफ योर राइट हैंड टुवर्ड्स एक्स एक्सिस एंड फोल्ड द फिंगर्स, फोल्ड नहीं, कर्ल द फिंगर्स। The direction in which the thumb points is the direction of z axis. Towards axis and curl the fingers of your right hand. यहाँ पे एक पॉइंट लिखना भूल गया, इट इज इंपॉर्टेंट, टुवर्ड्स y axis। इसको लिखें, the direction in which the thumb points is the direction of z axis। this is what is important। put the palm of your right hand, आप अपने राइट हैंड के पाम को किधर रखेंगे, टुवर्ड्स x axis, and curl the fingers of your right hand towards the y axis। मतलब इस फिंगर्स को कर्ल करे टुवर्ड्स y axis की तरफ कर्ल करे, जिधर जा रहा है आपका थंब देखो बोर्ड के बाहर आ रहा है। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ z एक्सिस। सो ये जो मैंने दिखाया है z, ये मैं इंडिकेट करना चाहता हूँ, दिस इज गोइंग आउट ऑफ द बोर्ड, व्हाइट बोर्ड के बाहर जा रहा है। तो ये x एक्सिस और y एक्सिस प्लेन में है, इसी प्लेन में है, समझे? ठीक है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ये इसी व्हाइट बोर्ड के प्लेन में है। ठीक है ना, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस व्हाइट बोर्ड के प्लेन में है, और जेड एक्सिस बोर्ड के बाहर आ रहा है, व्हाइट बोर्ड के बाहर आ रहा है। ये 3D है, इसको 2D में रिप्रेजेंट करने के लिए यही तरीका यूज किया जाता है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट। अब हम थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे। ये जो रूल है इसको मैं डालता हूँ बॉक्स के अंदर, ये रूल क्लियर होना चाहिए। ये रूल क्लियर है तो कुछ नहीं फंसोगे, अगर ये रूल क्लियर नहीं है तो फंसते रहोगे। तो ये रूल को मैं बॉक्स के अंदर डाल रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपको याद रखना है कि पुट द palm of your right hand towards x axis and curl the fingers of your right hand towards y axis, the direction in which the thumb points the direction of the z axis। ठीक है ना। अब होता क्या है, मैंने आपको ये क्यों बताया, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर डीलिंग विद राइट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम, मोस्ट ऑफ द टाइम मतलब 100% ऑफ द टाइम वी आर डीलिंग विद राइट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम ओनली, 100% ऑफ द टाइम, दैट इज फिक्स्ड। तो होता क्या है कि बहुत बार आपको सिर्फ दो एक्सेसेस दिए हुए होते हैं, सुने ध्यान से, दो एक्सेसेस दिए हुए रहेंगे, एक्स एंड वाई एक्सेस दे देगा, या वाई एंड जेड एक्सेस दे देगा, या एक्स एंड जेड एक्सेस दे देगा, और आपको जो थर्ड वाला एक्सेस है उसकी डायरेक्शन खुद से डिसाइड करनी पड़ेगी। यही होता है मैक्सिमम टाइम कि आपको दो एक्सेस दे देंगे और थर्ड एक्सेस आपको खुद डिसाइड करना पड़ेगा कि वो किधर है। समझ में आ रही है बात? तो इसका आपको समझ आना चाहिए। अगर आपको राइट हैंड की अंडरस्टैंडिंग है, राइट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम और कैसे हम जेड एक्सिस की डायरेक्शन निकालते हैं या थर्ड एक्सिस की डायरेक्शन निकालते हैं, तो आप उसको यूज करके थर्ड एक्सिस की डायरेक्शन डिसाइड कर सकते हो, राइट। सो दैट इज व्हाई दिस कॉन्सेप्ट इज इंपॉर्टेंट। अब हम क्या करेंगे, इसको नोट करें, वी विल मूव अहेड टू सॉल्व सम प्रॉब्लम्स एज टू डिसाइड इन विच डायरेक्शन इज द जेड एक्सिस पॉइंटिंग आउट। वी विल गो देयर, प्लीज नोट कर लें फास्ट। Okay, noted. I hope you have noted it down.
चलो आगे बढ़ते हैं, देखो ध्यान से। अब यहाँ पे कुछ बातें हैं जो आपको समझनी है, सुने ध्यान से। ये ऑलरेडी गाइस, Rohit, please do not ask faltu questions while in class. You can ask these questions even when we are outside the class, okay? You are not at all focused what I'm saying. आप बकवास चीजें पूछ रहे हो। आपको ये चीजें 50 बार बताई गई है कि कब आपको नोट्स मिलेगा, नोट्स में क्या क्या मिलेगा। अगर आपको नहीं पता है तो आप मेरा टाइम पास ना करें और आप ऑफिस में पूछें कि कब नोट्स अवेलेबल होगा, आपको ऑफिस के नंबर से पता चल जाएगा, ठीक है। आप एक ही चीज को 10 बार रिपीट करोगे तो मैं उसका जवाब नहीं दूंगा। और फोकस करें जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है, रादर देन मुझे नोट्स मिलेगा नहीं मिलेगा। क्या मैंने आपको नहीं बताया है कि नोट्स आपको खुद से लेना है? क्योंकि अगर आपको नोट्स का प्रिंटेड मटेरियल चाहिए, आप बुक को मैंने जो रेफर किया उसमें आपको प्रिंटेड मटेरियल मिल जाएगा, उससे आप कुछ नहीं समझ पाओगे। जो बताया जा रहा है वो फॉलो करें। अगर ज्यादा अकलमंद हो गया तो निकल जाइए क्लास से बाहर। आपको बोला गया है ना, एक ही चीज को 10 बार रिपीट करके या डिस्टर्ब कर रहे हो आप। मटेरियल के बारे में मैंने आपको क्लियर कट इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि क्या मिलेगा क्या नहीं। अगर आपको पता नहीं है, प्लीज आस्क ऑफिस एंड गेट दिस इंफॉर्मेशन। जो बोल रहा हूं अभी उसके ऊपर फोकस करो, अदरवाइज ये भी नहीं आएगा। और फिर 10 क्लास के बाद जब मैथ फिजिक्स में नंबर 0 आएंगे तब रोना धोना शुरू होगा आपका, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। प्लीज बी वेरी क्लियर अबाउट द थिंग्स दैट यू नीड टू आस्क इन द क्लास, ओनली पर्टिनेंट टू व्हाट इज बीइंग टॉट इन द क्लास। नोट्स मिलेगा नहीं मिलेगा, सब मिलेगा आपको, राइट टाइम पे बता दिया जाएगा कब नोट्स अवेलेबल है। नोट्स आके कलेक्ट कर लीजिए। अभी फोकस करें जो पढ़ाया जा रहा है। अगर आप फोकस नहीं कर सकते तो आपको समझ में भी कुछ नहीं आएगा। 5-10 क्लास के बाद आपका हालत खराब होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा मैं क्या करूं। दूसरी बात, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, मेरे नोट्स को आपको 100% इंपॉर्टेंस देना है। क्योंकि जो नोट्स आप पढ़ोगे मार्केट प्लेस में, कोई भी नोट्स उठा के आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। दैट इज व्हाट फिजिक्स इंपॉर्टेंट। ये बायोलॉजी नहीं है कि कोई भी नोट्स उठा लिया आप उसको रटने लग गए। ऐसा नहीं होता फिजिक्स में। जब तक आप अपने खुद के नोट्स नहीं बनाओगे, इसलिए मैं बोलता हूं कि जो भी व्हाइट बोर्ड में है सब कुछ आपके पास होना चाहिए। Unless and until you will not be able to understand, you will be given material where the modules are there, modules में सारे क्वेश्चंस रहेंगे, आपको सॉल्व करने के लिए वो दिया जाएगा। नोट्स जो होगी आपको खुद बनानी है। कॉन्सेप्ट नोट्स बोल के मेरी एक सीरीज आती है जिसमें मैं अपने नोट्स को, हैंड रिटन है मेरे, उसको टाइप करवाया मैंने, वो मैं आपको ऐप में अवेलेबल करा के दूंगा। आप चाहे तो उसका प्रिंट आउट निकाल लो। मैं जो आपको दूंगा वो है सारा क्वेश्चंस जो रजस फिजिक्स की क्लासेस की तरफ से आपको मिलेगी, ठीक है। वो पूरे मॉड्यूल्स आपको मिल जाएंगे, आपको इन्फॉर्म किया जाएगा राइट टाइम पे। आपने मेरा 5 मिनट बर्बाद कर दिया अभी यहाँ पे ये फालतू क्वेश्चन पूछ के। सो प्लीज बी वेरी स्पेसिफिक कि व्हाट यू नीड टू आस्क इन क्लास, क्योंकि ये टाइम जो जा रहा है ये आपका एक क्लास और बढ़ा देगा वेक्टर्स का। प्लीज बी वेरी केयरफुल। ये सब चीजें ऑनलाइन में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप क्लास के सामने बैठे रहते हैं तो आपको बोलते सीधे क्लास के बाहर जाओ, ऑफिस में पूछ लो। अभी आप फालतू एक ही क्वेश्चन को 10 बार, 15 बार, 25 बार पूछोगे तो यू आर वेस्टिंग योर टाइम एंड माई टाइम एज वेल। ये रिकॉर्डिंग में भी जा रहा है, लेट द पेरेंट हियर कि क्या पूछना चाहिए क्या नहीं पूछना चाहिए। यू नीड टू हैव अ डिसिप्लिन कि व्हाट यू नीड टू आस्क इन क्लास एंड व्हाट नॉट। पसंद नहीं आ रहा मेरा क्लास, निकल जाओ क्लास के बाहर, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ रही है बात? ध्यान सुनो अभी। राइट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम, राइट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है सुने ध्यान से। तो अभी क्या है, राइट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम मैंने बताया आपको, एक्स वाई एंड जेड एक्सिस होती है, ये बात समझ में आ रही है। अब ध्यान से फील करो इस पॉइंट को। देखो मैंने जैसा बोला आपको कि मोस्ट ऑफ द टाइम हमें दो एक्सेस दी जाती हैं और तीसरा एक्सेस किधर होगा ये हमें निकालने का जरूरत पड़ता है। एक और पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको बताई थी, याद करो। अगर हम इन इन द प्लेन कोई भी दो वेक्टर रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो 2, 3, 10, 15, 25 इसी प्लेन में, व्हाइट बोर्ड जो आपको दिख रहा है इस व्हाइट बोर्ड के प्लेन में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो हम वी कैन रिप्रेजेंट वेक्टर्स विद द हेल्प ऑफ अ स्ट्रेट लाइन एंड अ हेड एंड अ टेल। लेकिन अगर मुझे वेक्टर इस प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में दिखानी है, मतलब वेक्टर जा रही है बोर्ड के अंदर, वेक्टर आ रही है बोर्ड के बाहर, ऐसे अगर मुझे दिखाना है तो मैं कैसे दिखाऊं, कैसे दिखाऊं? तो मैंने आपको इसका तरीका बताया था। एनी वेक्टर, लिखे ध्यान से, ये भी वेक्टर्स, ये भी लेक्चर्स 1 to 6 में कवर्ड है। एनी वेक्टर 1 में ही मैंने सिखाई थी ये बात, गोइंग इनसाइड बोर्ड, इनसाइड व्हाइट बोर्ड, इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं?
कोई भी वेक्टर गोइंग इनसाइड व्हाइट बोर्ड, इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, याद है मैंने बताई थी। एंड एनी वेक्टर, ये पॉइंट नोट होना चाहिए, जो मैं पढ़ा रहा हूं प्लीज उसे 10 बार 15 बार पढ़ो। एनी वेक्टर गोइंग आउटसाइड व्हाइट बोर्ड, इसको रिप्रेजेंट करेंगे इस तरीके से। ये मैंने दिखाया था विद द हेल्प ऑफ एरो, याद करो एरो को हम जब एक साइड से देखते हैं तो एरो कैसा दिखता है। ये लेक्चर नंबर 1 में कवर्ड। अगर कोई बच्चे ने लेक्चर नंबर 1 भी पढ़ा होगा तो उसको समझ में आ गया होगा कि क्या चीज बता रहे हैं। तो एनी वेक्टर गोइंग इनसाइड व्हाइट बोर्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस क्रॉस, एनी वेक्टर गोइंग आउटसाइड व्हाइट बोर्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस डॉट। क्या क्लैरिटी है ये? मान लो किसी को कुछ नहीं पता, इतना अभी याद रह सकता है तुम्हें? मान लो जो बच्चा नया ज्वाइन किया है, क्या इस बात को याद रख सकते हैं आप? ठीक। और इसकी लेक्चर कवरेज कहाँ पे है? वेक्टर लेक्चर 1 में ये कवर्ड किया गया है, उसे देखें, सब समझ आएगा। ठीक है, मैं अब लिख भी देता हूँ। तो एनी वेक्टर गोइंग इनसाइड व्हाइट बोर्ड इज क्रॉस, एनी वेक्टर गोइंग आउटसाइड व्हाइट बोर्ड इज डॉट। क्या क्लैरिटी है ये? क्या बात समझ में आई है? अच्छा, अब देखें, सपोज मैंने ये एक्स एक्सिस है, सपोज मैंने एक्स एक्सिस ऐसे बनाया और वाई एक्सिस ऐसे बनाया। देखो समझना मैं जो बोल रहा हूं, हाँ ऐसे मैंने एक्स और वाई एक्सिस बनाया। अच्छा ठीक है। अच्छा, मुझे अगर मैं तुमसे पूछूं जेड एक्सिस का डायरेक्शन बोलो, देखो मैंने यहाँ पे जेड एक्सिस का डायरेक्शन नहीं दिया है, आपको समझ में आ रहा है? एक्स और वाई एक्सिस बोला है, जेड एक्सिस का डायरेक्शन नहीं दिया है। जेड एक्सिस का डायरेक्शन पूछो तो क्या बोलोगे तुम? किधर है जेड एक्सिस? तरीका क्या बताता है, अप्लाई करो। फिजिक्स इज ऑल अबाउट एप्लीकेशन। पुट द पाम ऑफ योर राइट हैंड टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्सिस की तरफ राइट हैंड का पाम रखो और उसे घुमाओ, फिंगर्स को कर्ल करो, हाथ मतलब फिंगर्स को कर्ल करो टुवर्ड्स वाई एक्सिस। तो फिंगर्स को जब आप कर्ल करोगे टुवर्ड्स वाई एक्सिस तो आपका थंब जो है वो किधर जा रहा है? क्या वो बोर्ड के बाहर आ रहा है? क्या आप ये कर पाए एवरीवन? क्या आप ये कर पाए? आप अपने राइट हैंड के जो पाम है इसको अलाइन करो टुवर्ड्स द पॉजिटिव एक्स एक्सिस और फिंगर्स को कर्ल करो टुवर्ड्स द वाई एक्सिस। किधर जा रहा है थंब किधर जा रहा है? थंब किधर जा रहा है? थंब जा रहा है बोर्ड के बाहर। क्या आपको दिख रहा है? थंब जा रहा है बोर्ड के बाहर। तो जेड एक्सिस की डायरेक्शन किधर होगी? क्या जेड एक्सिस की डायरेक्शन ऐसे दिखाना पड़ेगा मुझे? क्योंकि एनी वेक्टर गोइंग आउटसाइड द बोर्ड विल बी रिप्रेजेंटेड बाय दिस। क्या जेड एक्सिस मुझे ऐसे दिखाना पड़ेगा इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल, और सर्कल के बीच में एक डॉट होगा? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? बोलना पड़ेगा। क्या क्लैरिटी है? बोलो 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 बोलो। सिंपल चीज है, सिंपल चीज है। कोई ऐसा ऐसा मतलब पॉइंट नहीं बोला है जो आपको समझ ना आए, एकदम सिंपल बात की है मैंने। एवरीबडी इज ओके, एवरीबडी इज ओके, पक्का? गुड, ये समझ में आई बात। तो अभी देखो, जैसा मैंने अभी यहाँ पे दिखाया है कि एक्स और वाई एक्सिस पता था, जेड एक्सिस दिया हुआ नहीं था, लेकिन आपको जेड एक्सिस निकालना है बाय यूजिंग द मेथड दैट आई हैव टॉट यू हियर। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट, राइट? आइए अभी देखो, सपोज मैं एक्स एक्सिस इधर लू, ठीक है, और वाई एक्सिस इधर लू। अभी कोई बच्चा बोलेगा सर वाई एक्सिस इधर कैसे ले लिया? भैया ये अभी जस्ट एक बच्चे का सवाल आया था, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था। क्या सर एक्स एंड वाई एक्सिस अलग अलग डायरेक्शन में दिखाया जा सकता है? क्या दिखाया जा सकता है? अकॉर्डिंग टू द विश ऑफ द एग्जामिनर हु इज सेटिंग द क्वेश्चन, तो वो ये बोलेगा कि सपोज मेरा एक्स एक्सिस इधर है, वाई एक्सिस इधर है, 90 डिग्री पे लिया है, हाँ म्यूचुअली परपेंडिकुलर है एक्स एंड वाई एक्सिस, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताओ, अगर एक्स एंड वाई एक्सिस इस तरीके से मैंने अरेंज किया है तो जेड एक्सिस की डायरेक्शन किधर होगी? बोलो। अगर एक्स एंड वाई एक्सिस मैंने इस तरीके से अरेंज किया, जेड एक्सिस की डायरेक्शन किधर होगी? जल्दी बोलो। यूज द रूल, अप्लाई करो। फिजिक्स इज ऑल अबाउट एप्लीकेशन। यस, किधर जाएगा? एक्स एक्सिस की तरफ अपना राइट हैंड का फिंगर्स रखें और उसे घुमाएं वाई एक्सिस की तरफ। देखो आपका थंब किधर जा रहा है? क्या थंब देखो व्हाइट बोर्ड की तरफ पॉइंट कर रहा है, मतलब व्हाइट बोर्ड के अंदर जा रहा है? क्या थंब व्हाइट बोर्ड के अंदर जा रहा है? एवरीवन, यस, दिस इज व्हाट आई वांटेड यू। अपवर्ड नहीं, रोहित रोहित रोहित, अपवर्ड नहीं बेटा, अपवर्ड नहीं, अपवर्ड नहीं। देख, अपवर्ड डाउनवर्ड जो है ना, तो तू इसी व्हाइट बोर्ड के प्लेन में बताएगा। एवरीवन प्लीज फोकस, अपवर्ड जा रहा है या डाउनवर्ड जा रहा है, ये तुम व्हाइट बोर्ड के प्लेन में बताओगे। व्हाइट बोर्ड के प्लेन में बताओगे मतलब, देखो इस व्हाइट बोर्ड में अगर तुमने एक वेक्टर, एक लाइन ऐसे बनाया,
या एक वेक्टर ऐसे बनाया, तुम बोलोगे इट इज गोइंग अपवर्ड। सपोज वेक्टर तुमने ऐसे बनाया, ये समझ में आता है इट इज गोइंग अपवर्ड। ठीक है, तुमने सपोज वेक्टर ऐसे बनाया, इट इज गोइंग डाउनवर्ड। तो एक ही प्लेन में जब तुम बात करोगे तब तुम अपवर्ड डाउनवर्ड जैसे टर्म्स यूज करोगे। लेकिन लेकिन अगर तुम इस प्लेन के परपेंडिकुलर, मान लो एक ऐसा तुम कंसिडर कर रहे हो, एक ऐसा एक्सेस विच इज गोइंग इनसाइड दिस व्हाइट बोर्ड, तो उसको तुम अपवर्ड डाउनवर्ड नहीं बोलोगे। प्लीज रेफ्रेन फ्रॉम यूजिंग दैट टर्म। आप क्या बोलोगे? इनसाइड द व्हाइट बोर्ड और आउटसाइड द व्हाइट बोर्ड। क्या फील आई है? इनसाइड द व्हाइट बोर्ड, अगर इस व्हाइट बोर्ड के परपेंडिकुलर में लाना है, यहाँ पे देखो इस व्हाइट बोर्ड के परपेंडिकुलर, देखो फील करो, ये मेरा व्हाइट बोर्ड है, मैं इस व्हाइट बोर्ड के परपेंडिकुलर इस पेन को ऐसे रख रहा हूं, तो इसको कैसे बोलूंगा? आउटसाइड द व्हाइट बोर्ड। और अगर मैं पेन को ऐसे ले जाऊंगा तो इनसाइड द व्हाइट बोर्ड। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? सिंपल, क्लैरिटी यही है। अपवर्ड डाउनवर्ड आप एक ही प्लेन के लिए यूज करोगे, इनवर्ड आउटवर्ड, इनसाइड द व्हाइट बोर्ड, आउटवर्ड आउटवर्ड, आउटसाइड द व्हाइट बोर्ड, ये यूज करोगे आप when the vectors are or when the axis is going inside the whiteboard and out or outside the whiteboard। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? बताओ डायरेक्शन क्या होगी? आपको क्रॉस और डॉट यूज करके बताना है, ये जो क्रॉस सिखा है और डॉट यूज किया है वो उसके हिसाब से बताना है क्या होगा। देखो, क्या इनसाइड द व्हाइट बोर्ड जा रहा है, इनसाइड द व्हाइट बोर्ड के लिए क्या है? कंफ्यूज्ड, जेड एक्सिस। क्या ऐसा होगा? क्या बात समझ में आ रही है? क्या बात समझ में आ रही है? बोलो 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 बोलो। क्लियर है? क्लियर है? बोलो। सपोज इफ आई से, डरो मत, डरो मत, अकल लगाओ। एक्स और जेड अकल लगाने वाली चीज है ये, मैं फिर से बता रहा हूं, जिसकी अकल ज्यादा होगी मार्क्स से कोई लेना देना नहीं है। आपके 10th में कितने मार्क्स आए कोई लेना देना नहीं है, आपकी बेसिक मैथ सही होनी चाहिए, आपकी अकल चलनी चाहिए, आप फिजिक्स में बहुत अच्छा करोगे। अकल नहीं चलती, नहीं नहीं होगा। रट के फिजिक्स में मार्क्स नहीं लाया जा सकता। हाँ वही लाओगे 30-40 मार्क्स, उससे ज्यादा नहीं। एक्स जेड बोलो। अब बोलो, एक्स इधर है, जेड इधर है, बोलो किधर है? अभी कौन सा एक्सिस की बात हो रही है? देखो इधर एक्स है, इधर जेड है, अभी कौन सा एक्सिस रह गया? 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 वाई एक्सिस। किधर है? डायरेक्शन बोलो। तो कॉन्सेप्ट क्या सिखाया गया है कि आपको वाइट, आप सॉरी, आपको राइट हैंड का पाम हमेशा फेस करना है एक्स एक्सिस की तरफ। अभी देखो फील करो, एक्स एक्सिस की तरफ, एक्स एक्सिस की तरफ आपने किया। अब वाई एक्सिस जो है ऐसे रखना है, वाई एक्सिस की तरफ ही घुमाना है। अब ऐसे घुमाना है आपको अपने फिंगर्स को कि आपका जेड, आपका जो थंब है वो जेड एक्सिस की तरफ पॉइंट करे। तो बताइए वाई एक्सिस किधर होगा? देखता हूं कितने लोग अक्ल लगा पाते हो। वाई एक्सिस किधर होगा? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। क्या वाई एक्सिस डॉट सर्कल होगा? वेरी गुड, ये वाई एक्सिस होगा। क्या ये सब समझ पाए? एक सेकेंड, एक सेकेंड, जो बच्चा आज ज्वाइन किया है, मान लो उसको वेक्टर कुछ नहीं आता है, क्या इस सवाल का जवाब दे सकता है? वो अभी सीखा है ना भाई, अभी सीखा है, जो सीखा है उसे अप्लाई करो। फिजिक्स इज ऑल अबाउट एप्लीकेशन। मैं चाहता हूं कि जो नए बच्चे आए हैं वो थोड़ा रेस्पॉन्ड करें, पुराने बच्चे मुझे पता है उनको समझ में आ गया होगा। प्लीज हुमायरा, कैन यू आंसर दिस? स्नेहा, कैन यू आंसर दिस? ठीक है, प्लीज, क्या आप लोग थोड़ा रिस्पॉन्ड करोगे? मेरा पढ़ाने का तरीका यही है, जब तक आप बोलोगे नहीं मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट है, ये समझ नहीं आया तो फंसते रहोगे आप बार बार। क्या क्लैरिटी आई? अभी देखो फिर से मैं बता रहा हूँ, आपको एक्स एक्सिस की तरफ अपने राइट हैंड के पाम को अलाइन करना है। और अलाइन आप ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, कैसे भी, और उसे घुमाना है वाई एक्सिस की तरफ, सच दैट आपका थंब रिप्रेजेंट करेगा जेड एक्सिस। अब लॉजिकली सोचो, आप अपने राइट हैंड के थंब को सबसे पहले जेड एक्सिस की तरफ रख दो। अब देखो आप अपने फिंगर्स को कैसे घुमा सकते हो? ऐसा रखने के बाद, थंब को ऐसा रखने के बाद आप अपने फिंगर्स को कैसे घुमा सकते हो? सिर्फ बाहर की तरफ, मतलब वाई एक्सिस को बाहर की तरफ ही होना पड़ेगा, तभी तो आप अपने फिंगर्स को घुमा पाओगे। क्या आप ये समझ पा रहे हो? क्या आप ये समझ पा रहे हो? बाहर की तरफ घुमा सकते हो, तभी तो आपका थंब नीचे की तरफ पॉइंट करेगा और फिंगर्स बाहर की तरफ। फिंगर्स बाहर की तरफ मतलब क्या? वाई एक्सिस हैज टू बी बाहर की तरफ, क्योंकि एक्स एक्सिस की तरफ रखते हुए राइट हैंड के पाम को आपको फिंगर्स को कर्ल करना है टूवर्ड्स वाई एक्सिस।
राइट हैंड के पाम को एक्स एक्सिस की तरफ रखते हुए फिंगर्स को, राइट हैंड के फिंगर्स को कर्ल करना है टूवर्ड्स वाई एक्सिस, और थंब रिप्रेजेंट करेगा जेड एक्सिस। तो थंब जेड एक्सिस की तरफ रख दो पहले, और फिंगर्स को कर्ल किधर कर सकते हो, बाहर की तरफ। दिख रहा है आपको? आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। क्लैरिटी है ये? दिस व्हाट इज वाई एक्सिस। क्लियर है ये? समझ में आई बात? पक्का? पक्का? आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। अच्छा, एक एक्सरसाइज इसमें, एक और पॉइंट, एक और एग्जांपल कर लो। सपोज मैंने एक एक्सिस दिया इधर, लेट अस से दैट दिस इज माय जेड एक्सिस, और मेरी जो वाई एक्सिस है वो है इनसाइड द व्हाइट बोर्ड। ये वाई एक्सिस है इनसाइड द व्हाइट बोर्ड। वाई एक्सिस को इनसाइड द व्हाइट बोर्ड किया है, जेड एक्सिस इसी प्लेन में लाई कर रहा है, और वाई एक्सिस इनसाइड द व्हाइट बोर्ड है, अंदर की तरफ। बचा कौन सा एक्सिस? बचा कौन सा एक्सिस? बचा कौन सा एक्सिस? जल्दी बोलो, कौन सा एक्सिस बचा? एनीवन? कौन सा एक्सिस बचा? अप्लाई करो, अप्लाई करो, सिंपल सी बात है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। एक्स एक्सिस बचा, वेरी गुड। क्या मुझे आप एक्स एक्सिस का डायरेक्शन बोल सकते हो? क्या मुझे आप एक्स एक्सिस का डायरेक्शन बोल सकते हो? बोलो, एक्स एक्सिस का डायरेक्शन बोलो। लेट मी सी हाउ मेनी ऑफ यू कैन डू दिस। एक्स एक्सिस का डायरेक्शन बोलो। याद रखना, ये जो है ये एक्सेसेस हैं, कोई वेक्टर्स नहीं है। दीज आर एक्सेसेस, ठीक है ना? तो जब हम एक्सेसेस की बात करें तो एक्सेसेस का कोई मैग्नीट्यूड डायरेक्शन नहीं होता, सॉरी कोई मैग्नीट्यूड नहीं होता। ये एक्सेसेस की डायरेक्शंस हैं। इधर जेड एक्सिस है, अंदर की तरफ वाई एक्सिस है। बोलो, तो जेड एक्सिस का देखो, इसको स्टार्ट करने का तरीका, जेड एक्सिस की तरफ आप अपना क्या करें, राइट हैंड का थंब पुट कर दे, ऐसे, ठीक है? अब देखो, अब देखो, ये जेड एक्सिस की तरफ पॉइंट हुआ, अब वाई एक्सिस आपका अंदर की तरफ है, तो ये जेड एक्सिस है। अब देखो ध्यान से, ये जेड एक्सिस है, किधर रखोगे आप अपना एक्स एक्सिस? फील करो, एक्स, एक्स क्रॉस वाई शुड बी इक्वल टू जेड, एक्स क्रॉस वाई शुड बी इक्वल टू जेड। तो ये देखो, इधर z है, तो x क्रॉस y मतलब x इंटू वाई, एक्स एक्स एक्सिस की तरफ आपका राइट हैंड का पाम होना चाहिए पॉइंट, और वो किधर, वो y एक्सिस की तरफ आपको फिंगर्स को कर्ल करनी है, फिंगर्स को कर्ल करनी है इस तरफ, ठीक है ना? और z एक्सिस की तरफ आपको ये किधर होगा, सॉरी किधर होगा, कल लगाओ। देखो बिल्कुल सही, ये देखो, जिसने भी बोला डाउनवर्ड बिल्कुल सही है। देखो, एक्स इधर रखो, फील करो, एक्स इधर, वाई की तरफ घुमाओ, तो देखो आपका थंब जेड की तरफ जा रहा है। ये देखो ऐसे रखा है मैंने, जस्ट लुक एट माई हैंड, यू विल गेट अ फील। ये देखो फिंगर्स, इधर एक्स एक्सिस है, फिंगर्स, इसको कर्ल किया वाई एक्सिस की तरफ, बोर्ड के अंदर जा रहा है, तो बोर्ड के अंदर लेके गया, और जेड एक्सिस आपका पॉइंट कर रहा है जिस डायरेक्शन में आपको चाहिए। तो आपका एक्स एक्सिस किधर आएगा? एक्स एक्सिस आएगा नीचे की तरफ। डिड यू गेट अ फील? इधर है आपका एक्स एक्सिस का डायरेक्शन। आई होप यू गॉट दिस, दिस द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। क्लियर है? ये सिंपल है। तो एक्स वाई एंड जेड कोऑर्डिनेट सिस्टम निकालने का तरीका है, राइट? इसे नोट कर ले क्विकली, वी विल मूव अहेड फास्ट। क्लियर है? क्लियर है? आइए, थोड़ा सा मैं 5-6 मिनट ज्यादा लूंगा आपका, लिखे ध्यान से। अभी इंपॉर्टेंट पार्ट है, representation of a vector in x y z coordinate system। अभी हमने एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट सिस्टम पहले पढ़ा। अभी कोई भी वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करें एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट सिस्टम में, ये रिप्रेजेंटेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर ये रिप्रेजेंटेशन हमें क्लियर है तभी हम सवालों को विजुअलाइज कर पाएंगे इन द फॉर्म ऑफ वेक्टर्स, ठीक है ना? अब इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए जस्ट गिव मी, यू नो,
some time to construct a grid for you. Just bear with me for a moment. You'll understand this. ठीक है. आपका जो ग्राफ पेपर होता है, आपने ग्राफ पेपर इससे पहले बहुत बार यूज किया होगा. ये ग्राफ पेपर का टाइप से मैं बना रहा हूँ बिकॉज इसी से आपको कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग होती है एक्चुअली. इसीलिए ये ग्रिड बनाना जरूरी है. इस ग्रिड से आपको फील आ जाती है अच्छा ऐसा है. तो ये मैं आपका जो टिपिकल ग्राफ पेपर होता है जो आपने स्टैंडर्ड 10th लेवल में लीनियर इनइक्वेशंस या इक्वेशंस बनाने के लिए आपने यूज किए थे, याद है? ग्राफिकल मेथड से आप सॉल्व करते थे, याद है आपको? आपको कुछ भी याद नहीं है? 10th का मैथ्स भूल गए? 10th खत्म, मैथ्स खत्म. देखो, जो लोग पीसीएम लिए उनको तो पता ही है कि हम कहाँ जा रहे हैं. लेकिन जो लोग पीसीबी लिए हो और जो लोगों ने पीसीबी इसलिए लिया है क्योंकि उनको मैथ से नफरत है, सो लेट मी गिव यू अ रियलिटी चेक. द रियलिटी चेक इज दैट कि फिजिक्स में तुम्हें मैथ्स करना ही पड़ेगा. एल्स तुम फिजिक्स नहीं सीख पाओगे. गारंटी है मेरे से, लिख लो. अभी भी चांस है. अगर कोई बच्चा ऐसा सोच रहा है कि फिजिक्स ले लेंगे तो मैथ्स से, सॉरी बायोलॉजी ले लेंगे तो मैथ्स से छुटकारा मिल गया, नहीं. फिजिक्स है तो अभी भी डिसाइड कर सकते हो कि बायोलॉजी लेना है या नहीं लेना है. ठीक है, मैं एकदम ऑनेस्टली आपको बोल रहा हूँ, एकदम बिगिनिंग में, है ना? क्या ये आपका बायोलॉजी का प्यार है जिसके कारण आप मेडिकल ले रहे हो, या फिर मैथ से नफरत है जिसके कारण आप मेडिकल ले रहे हो? डिसाइड करो. डिपेंडिंग ऑन दैट यू डिसाइड व्हाट यू नीड टू डू. बट फिजिक्स में मैथ्स आएगा, आप चाहो या ना चाहो. कोई अगर फिजिक्स टीचर बोल रहा है बिना मैथ्स के मैं आपको फिजिक्स सिखा दूंगा, बेकार बात है, पॉसिबल ही नहीं है. ठीक है, आइए चलिए. सो यू अंडरस्टूड अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट आई टॉक्ड अबाउट टुडे. ठीक है ना? आइए अब देखिए ध्यान से. सपोज मैं इसको नेमिंग कर देता हूं, समझे? ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है. बहुत से लोग मेरी बात सुन के डर गए, अरे ऐसा क्या बोल दिए सर. अरे डरो मत, जितना मैथ्स मैं पढ़ा रहा हूँ इतना अगर तुमको आता है तो तुम कहीं नहीं फंसने वाले, इतना मेरा गारंटी है. इसीलिए मैं ये सब चीजें बहुत अच्छे से कराता हूँ, क्योंकि इसके बिना फिजिक्स में जाओगे फंस जाओगे बेटा, कुछ नहीं कर सकोगे. समझ में आई बात? अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे एक वेक्टर ले रहा हूँ. ठीक है, सपोज आई टेक अ वेक्टर समथिंग लाइक दिस. एक वेक्टर ऐसा है. वाह, मेरा ग्राफ अच्छा बना है. देखो सारे पॉइंट्स ऑलमोस्ट गुजर रहा है. ग्राफ मोर और लेस सिमेट्रिकल है शायद. ठीक है, ये एक वेक्टर लिया मैंने और दूसरा वेक्टर मैं ऐसा ले रहा हूँ. ठीक है, ये दो वेक्टर मुझे जोड़ना है, फील करना. ये दो वेक्टर मुझे जोड़ना है. ये मैं बोल रहा हूँ दिस इज माई ए वेक्टर. फील करना. जस्ट गिव मी सम मोर टाइम, 2-3 मिनट्स मोर एंड देन आई विल लीव यू. देखो ध्यान से, ये ए वेक्टर है एंड दिस इज बी वेक्टर. सॉरी, दिस इज बी वेक्टर. अच्छा मुझे एक बात बोलो, ए वेक्टर को कैसे लिखूं मैं? ये मैंने ग्रिड बनाया हुआ है, क्या आप लॉजिकली बता सकते हो ए वेक्टर को कैसे लिखूं इन टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ग्रिड? मैंने आपको सिखाया है किसी भी वेक्टर को लिखते वक्त अगर उसका ओरिजिन पे उसका टेल है तो इसका कोऑर्डिनेट हम लिखेंगे. इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? इसका कोऑर्डिनेट तो हम लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा बोलो?
क्या हो जाएगा? तो ए वेक्टर को मैं क्या लिख सकता हूं बोलो? अच्छा कोई बात नहीं, सुनो ध्यान से। ए वेक्टर को मैं क्या लिख सकता हूं? क्या ए वेक्टर को मैं लिख सकता हूं 3i कैप प्लस 3j कैप। एक्स एक्सिस की तरफ यूनिट वेक्टर होता है आई कैप, वाई एक्सिस की तरफ यूनिट वेक्टर होता है जे कैप। क्या मैं ए वेक्टर को लिख सकता हूं 3i कैप प्लस 3j कैप? एवरीवन वेरी गुड वेरी गुड। क्या क्लैरिटी है ये सबको? एवरीवन, ए वेक्टर इज 3i कैप प्लस 3j कैप। अभी देखो यहाँ पे जो बच्चे नए आए हैं उनको थोड़ी सी दिक्कत होगी, सो प्लीज हैव सम पेशेंस, आई हैव गिवन यू द प्लान ऑलरेडी। बी वेक्टर क्या होगा? बी वेक्टर को कैसे लिखो? बी वेक्टर को कैसे लिखो? व्हाट विल बी बी वेक्टर? कैन यू टेल मी? बी वेक्टर कैसे लिखो? देखो बी वेक्टर को लिखने के लिए फील करो, क्या मैंने आपको सिखाया था कि इस वेक्टर को आप ओरिजिन पे शिफ्ट कर सकते हो। तो ओरिजिन पे अगर शिफ्ट करोगे तो ये वेक्टर का ये वाला जो कोऑर्डिनेट आएगा, ये वाला कोऑर्डिनेट आ जाएगा -2i कैप और -2j कैप, सॉरी 2i कैप एंड -2j कैप आ जाएगा। तो ये आ जाएगा, ये बी वेक्टर जो आएगा ये आ जाएगा। देखो ध्यान से, इसको ओरिजिन में शिफ्ट करो, मैं ये करके दिखाता हूँ, ये शायद आपको फील ना आए। तो ये देखो, ये इसका सपोर्ट सपोर्ट है जिसके ऊपर ये वेक्टर बना हुआ है। सपोर्ट शब्द का यूज हुआ है, मतलब ये कहीं ना कहीं पे अपने इसमें नोट्स में कवर्ड है, बिल्कुल कवर्ड है, तो आपको देखना पड़ेगा। तो आप इसको यहाँ पे शिफ्ट कर सकते हो, इसको अलाउबल मूवमेंट बोलते हैं हम। तो इस वेक्टर को जब आप उठा के यहाँ पे शिफ्ट करोगे तो ये वेक्टर यहाँ पे कहीं पे बनेगा ऐसे। तो ये वेक्टर जब यहाँ पे बना तो ध्यान से देखो, इस पॉइंट से नीचे दो साइड खिसका है, दो नीचे खिसका है, 2 यूनिट साइड खिसका है अलोंग अलोंग लेफ्ट, और 2 नीचे खिसका है। तो 2 अलोंग लेफ्ट मतलब 2i कैप, एंड 2 नीचे खिसका है -2j कैप। क्या ये बात समझ में आई? 2i कैप -2j कैप, क्या ये समझ में आया? 2i कैप -2j कैप, ये फील आई क्या? फील आई है? अच्छा अब देखो, अब मुझे इन दोनों का सम करना है। तो इन दोनों का जो मैं सम करूंगा, अब समझना है इस चीज को, बड़ी बात नहीं है दोस्तों, डरना मत, मैंने आपको प्लान दिया है, प्लीज डू नॉट वरी, ठीक है ना। इन दोनों का रिजल्टेंट ये आया, तो इन दोनों का रिजल्टेंट जो ये आया, व्हाट इट विल बी? इट विल बी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर को अगर मैं जोड़ू तो मैं कंपोनेंट फॉर्म में, देखो इनको कंपोनेंट फॉर्म में लिख दिया है मैंने। तो जब मैं जोड़ूंगा, सुनो ध्यान से, 3i प्लस 3j कैप, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, प्लस 2i कैप -2j कैप, मैंने इनको जोड़ा। अभी जो i कैप वाले पार्ट है उनको एक साथ रख लो, 3i कैप प्लस 2i कैप, क्या ये 5i कैप आएगा? और 3j -2j इज प्लस j कैप। तो ध्यान से देखो इस वेक्टर को, इस वेक्टर में हॉरिजॉन्टली क्या तुम 5 यूनिट गए हो और वर्टिकली क्या तुम 1 यूनिट गए हो। तो इस जो ब्लैक कलर वाला वेक्टर मैंने दिखाया है, इज इट, इसको 5i कैप प्लस j कैप में लिख सकता हूं। डिड यू गेट अ फील? डिड यू गेट अ फील? इसीलिए मैंने आपको ये ग्राफ में बताया है। क्या क्लैरिटी है? अरे बोलो 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 बोलो, डरो मत, डरो मत, बिल्कुल डरो मत, क्लैरिटी है ये? कोई भी बच्चा आज जो आया है, क्या ये जो बेसिक बात मैंने बोली है, ठीक है, इसके लिए वेक्टर्स की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए? नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, हम लेक्चर देख लेंगे, हमें समझ में आ जाएगा, इतना ट्रस्ट रखो, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से, सपोज मैंने ये बनाया एक वेक्टर सी वेक्टर, सुनो ये सी वेक्टर है। अब मुझे इसका रिजल्टेंट चाहिए, ए वेक्टर और सी वेक्टर का, क्या बता सकते हो तुम? ए वेक्टर और सी वेक्टर का रिजल्टेंट मैं ऐसे दिखा रहा हूं, जल्दी बोलो कितना होगा, बोलो तो। ए वेक्टर और सी वेक्टर का रिजल्टेंट, क्या ये ऐसा कुछ आएगा? मुझे बताओ, ए वेक्टर हम लिख चुके हैं, सी वेक्टर कैसे लिखे बोलो? सी वेक्टर, एनीवन? सी वेक्टर कैसे लिखे? सी वेक्टर कैसे लिखे? ऊपर कितना गया है? ऊपर ऊपर कितना गया है? ऊपर 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 कितना गया है? 2 यूनिट्स। लिख के बताओ, ऊपर कितना गया है? 2 यूनिट्स, एवरीवन। और साइडवेज कितना गया है? राइट में 1 यूनिट। वेरी गुड। क्या ये आ जाएगा आई कैप? सी वेक्टर विल बी आई कैप प्लस 2j कैप। हाँ, तो अब मुझे चाहिए ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर। फील करें, फील करें, मस्त मजा आएगा आपको, मैं गारंटी दे रहा हूं आपको समझ में आ जाएगा। जो लोग किए हैं क्लास उनको सब समझ में आ जाएगा। ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर क्या हो जाएगा? देखो 3i कैप प्लस 3j कैप प्लस आई कैप प्लस 2j कैप। बोलो 3i कैप और आई कैप जोड़ूंगा तो 4i कैप, 3j कैप प्लस 2j कैप जोड़ूंगा तो 5j कैप। अगर तुम ये ऑरेंज वाला वेक्टर देखोगे, ठीक है, तो देखो अलोंग वाई एक्सिस ये 5 यूनिट ये बढ़ रहा है पूरा, इसका टेल से लेके हेड तक 5 यूनिट बढ़ रहा है।
एंड अलोंग एक्स एक्सिस इसके टेल से लेके हेड तक ये 4 यूनिट बढ़ रहा है, देखो 4 i कैप प्लस 5 j कैप, क्या फील आई? यस, क्लियर है? क्लियर है? पक्का? सो विल कंटिन्यू आवर डिस्कशन टुमारो। जितना मैंने बोला है, जो लोग को कुछ भी नहीं पता है, 1 से 6 लेक्चर कवर करें। कल के बाद से आपके अच्छे दिन शुरू हो जाएंगे, बिकॉज डिफरेंशिएशन चैप्टर शुरू हो जाएगा, आपको ये चैप्टर को कवर करने का थोड़ा मौका मिलेगा। कल के लिए अपने आप को मेंटली तैयार रखें, ठीक है? आई एम स्टॉपिंग हियर, थैंक यू वेरी मच।